ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमति बना ली और इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर की। उनका ये जो पोस्ट आया सामने, उसमें ईरान की तरफ से ऑपरेशन बेशर्त फतेह नाम की 6 मिसाइलों को जो लॉन्च किया गया था उसके कुछ घंटों बाद आया, जिसमें कतर में अल उदीद एयरबेस और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का जवाब था। लेकिन युद्ध विराम के ऐलान के बाद ईरान और इजराइल दोनों ने एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जानकार इसे युद्ध के आखिरी पलों की नूरा कुश्ती के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें कोई भी पक्ष हार मानता हुआ नहीं दिखना चाहता और दुनिया को यह जताना चाह रहा है कि जंग में हमारा पलड़ा भारी रहा है। तो कुल मिलाकर ये युद्ध जीता कौन, इसमें किसकी हार हुई या फिर मुकाबला बराबरी पर छूटा, इसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह के साथ। पावर प्ले का ये वक्त है, लाइव आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट करके बताइएगा। आपकी बातों को भी यहां पर रखने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी navbharattimes.com से अभिजात शेखर आजाद मेरे साथ हैं। लेकिन इस बीच कौन जीता कौन हरा, ब्रेकिंग न्यूज ये निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप ने इजराइल को लताड़ लगाई है, ट्रंप ने ईरान को भी खूब खरी खोटी सुनाई है। आप अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं चला सकते कभी भी, और इजराइल को कहा है पायलट वापस ले आइए और सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना है। मैं बहुत नाराज हूं इजराइल से। क्या मतलब? डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे जीत का जिस तरह से उन्होंने भारत पाकिस्तान में लेने की कोशिश की थी क्रेडिट, उसी तरह से वो भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो मैंने कह दिया वो आखिरी है, इसके बाद अब कोई वायलेशन ना हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि जो अगर ईरान या इजराइल कोई भी सीज फायर का वायलेशन करता है तो ये युद्ध भड़केगा तो मिडिल ईस्ट में अब जो भड़केगा युद्ध, ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है मिडिल ईस्ट के लिए। कई देश इसको लेकर के डरे हुए भी हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ये तमाम देश जो है वो डरे हुए थे जो जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी कतर में एयरबेस के ऊपर में। इन लोगों को डर था कि इस जंग में भड़कने की आशंका है और इससे इनका व्यापार खराब होगा, व्यापार चौपट होगा। लेकिन मैं आपको रोकूंगा बीच में भाई। डरा तो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका हुआ है, अमेरिका के एयर बेसिस पर मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक ईरान ने मिसाइल दाग दी और अमेरिका ने कुछ नहीं किया, वो आ गया सीज फायर कहने के लिए। नहीं, दरअसल बेसिकली अमेरिका ने कुछ नहीं किया, ये बात नहीं है। बात ये है कि ईरान ने जब अमेरिकी एयर बेस पे हमला किया था, उससे 1 घंटे पहले उसने अमेरिका को भी इन्फॉर्म किया था, उससे 1 घंटे पहले कतर को भी इन्फॉर्म किया था कि हम हमला करने जा रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, नहीं, वो तो स्टाइल था ना ईरान का, जिस तरह का अमेरिका का स्टाइल था, ये बताने का कि हम आपके परमाणु ठिकानों पर हमला करने आ रहे हैं, नतांज, इस्फहान, और आपने फिर जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट में ये कहा है कि ईरान ने हमें हमला करने से पहले जानकारी दे दी थी, इससे जानमाल का नुकसान होने से बचाने में हमें मदद मिली। अमेरिका को इतना समय मिल गया तो अपने फाइटर जेट्स को एक सुरक्षित स्थान पर लेके चला जाए। ईरान बिल्कुल ये नहीं चाहता होगा कि वो एयरबेस पर ऐसा हमला करे जिससे कि अमेरिका के जो सैनिक है वहां पे उनको नुकसान पहुंचे या अमेरिका की किसी सैनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में नुरा कुश्ती का ही समाज था कि ईरान को एक तरह से फेस सेविंग दे दिया जाए युद्ध से बाहर निकलने के लिए। अभी जो है ये जो सीज फायर उल्लंघन को लेकर जो ईरान को और इजराइल को दोनों को खरी खोटी सुनाई है ट्रंप ने, एक तो ये कि सीज फायर का ऐलान किया, पहले ईरान ने मिसाइलें दागी, इससे पहले सबसे पहले इजराइल ने सीज फायर के बाद मिसाइलें दागी, फिर ईरान ने पहली लहर चलाई, फिर उसके बाद दोबारा अटैक किया गया और इजराइल की तरफ से ट्वीट आया कि भाई हम भयंकर हमला करेंगे, जवाब का करारा मिलने वाला है। क्या ये साख का सवाल, क्या अपनी इज्जत का सवाल ट्रंप ने सीज फायर को बना लिया है? देखिए, पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो तमाम जो सेकंड कार्यकाल में विदेश नीति है वो किसी के समझ से परे की चीज है। अब देखिए, ईरान ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर में, जाहिर सी बात है बिना ट्रंप की सहमति के हमला नहीं किया। यानी ट्रंप एक तरफ इजराइल को अनुमति देते हैं ईरान पे हमला करने के लिए, उसके बाद वो खुद इस युद्ध में शामिल होते हैं और अमेरिकी वायुसेना जाकर के बम गिराती है ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर में। ओके, उसके बाद फिर ईरान पलटवार करता है और 5 या 6 जो भी बैलिस्टिक मिसाइल दागता है अमेरिका के एयरबेस के ऊपर में, और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि सीज फायर हो गया। यानी ये एक तरह से उनका डबल स्टैंडर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का। खुद आप जिस युद्ध को भड़का रहे हैं उसे शुरू करने की इजाजत दे रहे हैं और खुद आप लास्ट में आकर के अंपायर बन के मैन ऑफ द मैच लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये, और दूसरी बात अमेरिका की जो नई विदेश नीति है, खास करके मतलब ट्रंप प्रशासन के अंदर में, ये अमेरिका के जो अधिकारी होंगे उनको भी समझ में नहीं आ रही होगी।
ब्रह्माचलानी जी ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि अमेरिका के अधिकारी दरअसल खुद हैरान है कि ट्रंप की विदेश नीति को, या ट्रंप की विदेश नीति किस पे है। जैसे लग रहा है कि ट्रुथ सोशल मीडिया जो है उनका, उसके ऊपर में उनका विदेश नीति, वो उन्होंने विदेश नीति एक देश की नीति होती है, ना कि पर्सनल नीति होती है। और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे लगता है अपने ईगो वार वो खेल रहे हैं एक तरफ से, और अमेरिका की विदेश नीति को बेसिकली उन्होंने अपना एक पर्सनल ईगो वाली विदेश नीति युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में था। बिल्कुल, ट्रंप अंपायर की भूमिका निभा रहे थे। बिल्कुल। जब मुकाबला आपने देखा होगा कुश्ती का होता है या फिर बॉक्सिंग का होता है या कोई और भी मुकाबला खेल का होता है, तो जंग का मैदान था, तब अंपायर बताता है कि भाई कौन जीता कौन हारा। बिल्कुल। जो जितने भी विश्लेषक हैं उनके मुताबिक या जो भी चीजें देखी, क्या निकल कर सामने आ रहा है, किसको ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा, कौन इसमें एक अपर एज किसको दिखाई दिया, अपर हैंड किसको दिखाई दिया। इसमें ईरान कितना भी क्रेडिट लेने की कोशिश करे, ईरान कितना भी कह ले कि हमने बहुत नुकसान किया, लेकिन असल दिक्कत यह है ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने पिछले 11-12 दिनों की लड़ाई में ईरान को बुरी तरह से डैमेज किया है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ईरान के ज्यादातर जो सैनिक ठिकाने हैं उसको तबाह कर आपने परमाणु कार्यक्रम नष्ट कर दिया गया। परमाणु कार्यक्रम इतना जरूर नष्ट कर दिया, यूरेनियम खत्म कर दिया गया। देखिए यूरेनियम की बात हो रही है कि 400 किलो यूरेनियम ईरान लेकर के कहीं छिप गया है, राइट। मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। अब कोई बात नहीं, 10 साल बाद बना लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि कम से कम हाल फिलहाल के लिए 8 से 10 साल या 15 साल या 20 साल के लिए शायद इनका प्रोग्राम जो है स्थगित जरूर हो गया है। ईरान का परमाणु बम बनाएगा, मुझे पक्का यकीन है कि अगले 10 साल 12 साल 15 साल में वो बना के दम लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सत्ता परिवर्तन आपने कर दिया गया। ये इजराइल, देखिए बेसिकली इजराइल का लक्ष्य यही था। और आपको याद होगा जो पहलवी हैं, जो ईरान के किंग अपने आप को कहते हैं, वो बार बार यही कह रहे थे कि ईरान के लोगों को विरोध प्रदर्शन में उतरना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए सत्ता परिवर्तन के लिए। इजराइल की भी मंशा यही थी। इजराइल के तमाम, खुद बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री जो हैं, वो भी कह चुके थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, लेकिन वो बुरी तरह से वहां पे नाकाम हुए। ईरान के लोग सड़कों पर सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं उतरे। इनफैक्ट हुआ ये कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद, जो लग रहा है कि शायद खत्म हो गया है या हो जाएगा, ईरान में जो इस्लामिक सरकार, खैमेनी की सरकार है, उनका जो शासन है और ज्यादा मजबूत हुआ है। इसके नताइज क्या निकलेंगे कि ईरान के अंदर में जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है, ये काफी ज्यादा और बढ़ जाएंगे। ईरान में पिछले 12-15 दिनों से हुआ क्या है कि मोसाद के एजेंट के नाम पर किसी को ठहरा करके लोगों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। 100-150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, और इसमें उन लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई हैं जो ईरान सरकार के खिलाफ दाहे बदाहे आवाज उठा रहे थे, मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पिछले साल एक नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी देश की नेता महबूबा मुफ्ती तो कह रही है कि मुस्लिम वर्ल्ड में लीडर बन गया ईरान, उसने जो है घुटनों पर ला दिया अमेरिका को। कहने के लिए सब अपनी राजनीति के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, उनकी क्या राजनीति, वो तो बात कर रही है, उनकी क्या राजनीति। भारत में तो कई सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, ईरान के पक्ष में लिख रहे हैं। देखिए, आपके व्यूअरशिप के लिए, चाहे जो यूट्यूब पे जो लाइक्स मिलते हैं या सब्सक्रिप्शन होते हैं, आप अपने सब्सक्राइबर को खुश करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, ईरान के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। ईरान की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो अपने हथियार उसके खत्म हुए हैं। इजराइल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। नहीं, इजराइल मतलब इजराइल को नुकसान पहुंचा। देखिए नुकसान, अब आप खुलकर बताइएगा, मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि आप कमेंट में बताइएगा, क्या इजराइल को अफसोस नहीं हो रहा होगा कि मैंने गलत किया? नहीं, अफसोस नहीं हो रहा होगा इजराइल को ये बात पता होगी। क्यों आप जिस तरह से ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उन्हीं के देश के लोग उतर गए, उसी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ भी सड़कों पर लोग उतरे कि नहीं उतरे? इजराइल को ट्रंप से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इजराइल को यह बात पता है कि जो बाइडेन जो प्रशासन था पिछला, वो लाख कहते रहे, फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में लड़ाई बंद नहीं की। इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। गजा अलग है, बिल्कुल गजा अलग है, हमास से लड़ाई अलग है वहां, लेकिन ईरान से आप लड़ाई लड़ रहे हो, आपसे कई गुना जिसका क्षेत्रफल है उससे आप लड़ाई लड़ रहे हो। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और दिखा दिया आपको, बंकर में घुसा दिया आपको। देखिए, इजराइल को पता था कि ईरान से लड़ाई कर रहे हैं तो कुछ मिसाइलें गिरेंगी, 40-45 के करीब या 50 के करीब मिसाइलें ईरान की गिरी हैं। इसके अलावा इजराइल को नुकसान होने के नाम पर इतना मतलब ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है उसकी आलोचना ज्यादा हो रही है, लेकिन इसके अलावा इजराइल को क्या नुकसान हुआ है? इजराइल के पास इतने पैसे हैं या उसके पास इतने फॉरेन फंड आएंगे, वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका तबाह हुआ है उसको फिर से बना लेगा। लेकिन क्या ईरान इतनी आसानी के साथ ऐसा कर पाएगा? मुश्किल है। अब हाँ, इसके बाद ये होता है कि इस युद्ध के बाद अब नए समीकरण ये बन सकते हैं कि ईरान को चीन और रूस से बहुत ज्यादा समर्थन मिल सकता है। ये जो अलाइनमेंट है ये काफी ज्यादा आप अगर बोल रहे हैं चीन और रूस से समर्थन मिल सकता है। चीन ये रशिया में ही गए थे अरागची, उनके विदेश मंत्री, उसी के बाद तुरंत अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। तो अब ये बताइए कि अब क्या, जब उसका परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा,
तख्ता पलट आपका होने नहीं जा रहा। हूती, हिजबुल्लाह, हमास को क्या आप रोक देंगे क्या? वो हमला नहीं करेंगे क्या? वो प्रॉक्सी वॉर नहीं छेड़ के रखेंगे क्या इजराइल और अमेरिका के खिलाफ? इजराइल जो हमला किया था, उसने हमला भले इस मकसद के साथ क्या हो कि इसके परमाणु ठिकानों को हम तहस-नहस कर देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कम से कम 10 साल के लिए एटलीस्ट स्थगित हुआ है। मैं खुद ये बात मानता हूँ कि ईरान आज न कल परमाणु बम बनाएगा जरूर, स्थगित आप किया, लेकिन इसके अलावा जो दुनिया में नए नए जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बन रहा है, इसमें कि अब तो इस बात में कोई शक नहीं है ना कि चीन और रूस ये दोनों एक खेमे में है। अमेरिका एक अलग खेमा बन रहा है, खास करके ट्रम्प प्रशासन ने जिस तरह से पाकिस्तान दोनों खेमों में है। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान तो खैर मतलब उससे बड़ा चैंपियन कौन हो सकता है कि जो आप दोनों ही खेमों में नजर आया? पाकिस्तान चीन का भी दोस्त है, रूस का भी दोस्त हो गया, पाकिस्तान बिनपंदी का लुटा है, राइट। उससे ज्यादा उसके नहीं, आज की तारीख में तो दोनों खेमों में मतलब अब देखिए, शहबाज शरीफ का ट्वीट आया था सुबह, मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि कतर पे जो ईरान ने हमला किया है उसकी मैं निंदा करता हूँ, कतर को के साथ में खड़ा हूँ, पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। मतलब इनकी विदेश नीति ये है पाकिस्तान की, इसलिए लोग उस पर मीम्स बना रहे हैं कि कतर से लगता है पाकिस्तान को पैसे चाहिए। कई तरह बना रहे हैं कि कतर को एयरबेस चाहिए ईरान पे हमला करने के लिए, तो पाकिस्तान 10 मिलियन आप पाकिस्तान को दीजिए, आपको एयरबेस मिल जाएंगे। तो नहीं हो, पाकिस्तान की विदेश नीति अलग है, लेकिन जो पाकिस्तान को साइड करते हुए अगर आप सीरियस नोट पे सोचें तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड तो आकार ले रहा है, और ट्रम्प प्रशासन जो इनकी विदेश नीति जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के तमाम सहयोगियों को ही निराश किया है। अब देखिए, अभी रिपोर्ट है कि जापान जो है, जापान के प्रधानमंत्री जो नाटो का जो अभी शिखर सम्मेलन होने वाला उसमें जा नहीं रहे हैं। यानी देखिए, अमेरिका के जितने भी सहयोगी हैं जो हार्डकोर सहयोगी रहे हैं, जापान तो बहुत दूसरे विश्व युद्ध के बाद काफी अच्छे संबंध रहे हैं, अगर वो नाटो में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका के सहयोगी, अमेरिका सब नाराज हैं, भरोसा टूट गया है, ट्रम्प से नाराज है। बिल्कुल। ट्रम्प से क्या, अमेरिका, ट्रम्प बेसिकली अमेरिका के प्रतिनिधि है ना, तो अमेरिका से नाराजगी हुई। यानी साउथ कोरिया से आप सैनिकों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, जापान ने अपनी सेना बनाने का फैसला लिया है, आपके दूसरे यूरोप आपसे ऑलरेडी नाराज चल रहा है। रूस और चाइना वाला जो खेमा है वो मजबूत होगा। बिल्कुल मजबूत। आपसे यूरोप डरा हुआ है। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो कह रहे हैं कि राफेल ले लो। या फिर एक और बात बताइए, भारत की भूमिका इसमें आपको कैसी लगी? यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव आया उसमें भारत एब्सटेन कर गया, मतलब एक तरह से दुनिया को ये लगा कि आपने इजराइल का समर्थन किया है, आपने कंडेम नहीं किया है इजराइल के तरफ से ईरान के इन हमलों को। दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की फोन पर, उनको ढांढस बंधाया। तो भारत की भूमिका कैसी रही? भारत के लिए दोनों दोस्त हैं। ईरान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और इजराइल के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। इसलिए भारत सरकार की पॉलिसी है कि मतलब भारत इस उधेड़बुन बहुत टाइट रोप, जो डिप्लोमेटिक टाइट रोप कहा जाता है, उसमें फंसा हुआ है कि आप ना इजराइल के खिलाफ जा सकते हैं, ईरान के खिलाफ जा सकते हैं। आपके दोनों दोस्त, आप चाहते हैं कि दोनों दोस्त के बीच में दोस्ती हो, मतलब समझौता हो जाए, एटलीस्ट दोस्ती तो छोड़िए, समझौता हो जाए, रिलेशन सामान्य रहे, ताकि डिप्लोमेटिक टाइट रोप पे हमें चलना ना पड़े। अभी जो सीज फायर हुआ है और जो ऐसा लग रहा है कि शायद ये आगे बढ़े, तो भारत के लिए सबसे अच्छा कंडीशन यही है। अच्छा, ये सीज फायर माने मतलब ये भी आशंका है कि फिर से हो सकता है। मतलब ये हम युद्ध की समाप्ति इसको नहीं कह सकते, मतलब अभी शायद कहना जल्दबाजी हो, या ये भी हो सकता है, याद होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था, उसके बाद भी अगले मतलब उस रात में ड्रोन देखने को मिला, तो पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ठीक है। सो हो सकता है कि ये खत्म भी हो। और आखिरी और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये कहा कि अब इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा और क्या इजराइल की तरफ से गजा पर फ्रेश हमले होंगे? बिल्कुल होंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं, बिल्कुल उसमें रुकावट, इजराइल और गजा पे हमले जारी रहेंगे। गजा पर अगर हमला करेगा तो ईरान कहेगा कि मत करो। नहीं, अब देखिए, एक चीज और है ना कि इस बार जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ है, इसमें ईरान के जितने भी प्रॉक्सी संगठन रहे, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हुती विद्रोही हैं, इन लोगों ने मिलिट्री एक्शन इजराइल के खिलाफ नहीं लिए हैं। नहीं, वो फ्रंट पर थोड़ी वॉर करते हैं, वो तो पीठ पीछे लेकिन होता क्या है, जैसे इजराइल ने गाजा में हमला किया था और हमास के साथ लड़ाई शुरू हुई थी, तो ईरान के दक्षिण इजराइल में हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए थे, हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हमले शुरू कर दिए थे, जो जहाज होते हैं उनके ऊपर में। लेकिन इस बार ईरान के ये जो प्रॉक्सी संगठन है वो खुल करके युद्ध में नहीं शामिल हुए। इसके दो मतलब निकल सकते हैं, एक तो या तो ईरान ने उनको साइड करके रखा, या दूसरी बात है कि इनके पास हो सकता है कि इतनी शक्ति ही ना बच रही हो कि वो इस हमले में शामिल हो। इजराइल उनको धमकी भी दी थी हिजबुल्लाह को, अगर आप आते हैं तो फिर हम उससे भी ज्यादा खतरनाक हमले करने शुरू करेंगे, तो ये हो सकता है। और दूसरी बात ये हो जाता है कि जो आप युद्ध का अगर आप निकाल के देखते हैं, ओवरऑल चीजें निकाल रखते हैं, तो ईरान अपने आप को जीत का दावा जरूर करे, लेकिन कम से कम 8 से 10 साल उसका परमाणु जो प्रोग्राम है वो पीछे चला गया है। इजराइल अपनी जो शक्ति का एहसास फिर से साबित करने में सफल रहा है।
ईरान ये संदेश देने में कामयाब रहा है कि वो बिना सरेंडर किए सीज फायर पे इन दोनों को तैयार करवाने में कामयाब रहा। ईरान कम से कम ये तो संदेश दे, और अमेरिका ये जताने में कामयाब हुआ कि हम चौधरी हैं, और ट्रंप को क्या, अब चूंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया, अमेरिका इजराइल और ईरान का युद्ध उन्होंने रुकवा दिया, तब तो नोबेल पुरस्कार दे दो उनको। भारत पाकिस्तान यूएनएससी को देना चाहिए। मोदी जी ने तो साफ तौर पे ट्रंप को फोन करके कह दिया कि आपने नहीं रुकवाया। दूसरी अमेरिका के लिए टेक ये है, नोबेल पुरस्कार मिलेगा नहीं मिलेगा ट्रंप नहीं, मुझे नहीं लगता है, शायद अब पता नहीं क्या पाकिस्तान ने बोला है, उन्होंने दो युद्ध रुकवा दिए हैं, नोबेल पुरस्कार इससे बड़ा और कौन शांति का मसीहा हो सकता है? पता नहीं, बट देखिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये है, और ये मुझे लगता है सेटबैक ये है कि अमेरिका के ऊपर में जो वर्ल्ड का विश्वास था और ज्यादा टूटा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर से भरोसा और टूटा है लोगों का, राइट। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया है वो काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति की तरफ इशारे कर रहा है, क्योंकि मतलब नहीं, लेकिन कई क्षेत्रों में बस वो डर ये देखिए ना कि हो सकता है कि आगे जाकर के ट्रंप शासन खत्म होने से पहले तक चीन ताइवान पे हमला कर दे। इस बात की भी आशंका बन रही, क्योंकि ताइवान को ट्रंप ने बिल्कुल साइडलाइन करके रख दिया है। ताइवान इस बात को लेकर के डरा हुआ है, हो सकता है आज न कल, और चीन के लिए मुझे लगता है सबसे शानदार मौका होगा ये 3 साल कि वो ताइवान पे हमला करके वो इस चीज को खत्म कर दे। और मुझे नहीं लगता अगर ताइवान पे चीन हमला करता है तो ट्रंप 2-4 ट्वीट के अलावा कुछ करने वाले हैं। आपके सिक्किम और इधर उत्तराखंड में नहीं करेगा फिर? नहीं, वो चीन की वो प्लान जो है वो आगे जाकर के हो सकता है, आगे 15 साल, एटलीस्ट 15 साल के बाद वो प्लान होगा, क्योंकि चीन के पास अभी कई सारे काम करने और हैं। और अगर वो कंडीशन होता है तो भारत ताइवान नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो वही, अगर आपने ये बात कही कि वो वैसा कर सकता है, कोई कहते हैं ये खुला सांड हो जाता है। हाँ, देखिए जब अमेरिकन धुरी कमजोर पड़ा है, या अमेरिका में कोई ऐसे राष्ट्रपति आए हैं जो कमजोर रहे हैं, या जिनकी फॉरेन पॉलिसी जो है काफी ज्यादा डगमगाती हुई रही है, उस वक्त चीन मजबूत हुआ है। पिछली बार ट्रंप के शासनकाल में चीन ने पूरी तरह से हांगकांग को अपने नियंत्रण में ले लिया था। खैर अभिजात, कुल मिलाकर ये एक अच्छी बात है कि युद्ध समाप्त हो गया है, सीज फायर हो गया, और ट्रंप की तरफ से जो अभी फिर नाराजगी जाहिर की गई, तो अब ऐसा माना जा सकता है कि भाई अभी इजराइल को भी उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया है कि हम आपसे नाराज हैं, आप प्लीज अपने सैनिकों को, फाइटर पायलट्स को वापस बुला लीजिए। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये युद्ध पूरी तरह से शांत हो जाएगा और शांति की ओर मिडिल ईस्ट आगे वापस लौटे, और शांति पूरी दुनिया में बनी रहे, ना रशिया और यूक्रेन में वॉर हो, और गजा में भी जो हालात हुए हैं वो भी नहीं होने चाहिए। फिलहाल पावर प्ले का आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, जरूर हमको बताइएगा। अभिजात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।